तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो अपना दूसरा अध्याय है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसका जो 7वां टॉपिक है जिसका नाम है शॉक थेरेपी के परिणाम। जो छठा टॉपिक था उसमें तो हमने पढ़ लिया था कि शॉक थेरेपी क्या होती है, लेकिन 7वें टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम है वो सोवियत संघ के ऊपर पड़े थे। वैसे आपको बता दूं कि शॉक थेरेपी के बहुत भयंकर परिणाम हैं वो सोवियत संघ है या रूस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़े थे। तो 7वां अपना टॉपिक है शॉक थेरेपी के परिणाम। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। अब सबसे पहली बात कि शॉक थेरेपी को सोवियत संघ ने अपनाया था 1990 में, और जिस शॉक थेरेपी के बारे में कहा जाता था कि जो शॉक थेरेपी जनता को एक आनंद लोक तक ले जाएगी, यानी जनता के लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करेगी, वो शॉक थेरेपी नहीं कर पाई। इसलिए कहा जाता है कि शॉक थेरेपी जनता को उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। तो मित्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि शॉक थेरेपी का वैसे तो अर्थ होता है किसी को चोट पहुंचाना और बाद में उपचार करना, लेकिन यहाँ इस पाठ के संदर्भ में शॉक थेरेपी का अर्थ है कि जो सरकार की संपत्ति है उसको निजी व्यक्तियों को सौंप देना औने पौने दामों में, यानी निजीकरण करना। तो शॉक थेरेपी से क्या हुआ, सोवियत संघ की पूरी अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई और इसका परिणाम है वहां की जनता को झेलना पड़ा और जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जो रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा था जिसको रूस की सरकार कंट्रोल कर रही थी, वो पूरा चरमरा गया था। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया और जो सरकार के उद्योग धंधे थे उनको निजी हाथों यानी प्राइवेट लोगों को, कंपनियों को बेच दिया गया। इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसलिए इस कदम को कहते हैं कि शॉक थेरेपी को लागू करना मतलब सरकारी उद्योगों को, कल कारखानों को निजी व्यक्तियों को सौंप देना, निजी व्यक्तियों को में बांट देना। इसलिए एक कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। अब देखो, शॉक थेरेपी के बारे में कहा जाता है कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कहीं पर सेल लगती है, जब हम कहीं खरीदारी करने जाते हैं तो कहीं पे बोर्ड लगा हुआ होता है सेल का कि इतने प्रोडक्ट पर इतना % हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना % छूट दे रहे हैं और हमें वहां पर सस्ती चीजें मिल जाती है। तो यहाँ पर भी शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों को कीमत कम आंक कर औने पौने दामों में बड़े बड़े उद्योगपतियों या प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया। सरकारी उद्योगों को उनकी कीमत कम करके औने पौने दामों में सरकारी उद्योगों को, प्राइवेट व्यक्तियों को, कंपनियों को बेच दिया गया। इसलिए शॉक थेरेपी को इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। सभी लोगों को अधिकार पत्र दिए थे कि आप इस अधिकार पत्र का प्रयोग करके कोई भी कंपनी खरीद सकते हो। लेकिन अधिकांश नागरिकों ने क्या किया, अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। तो लोगों को जो अधिकार पत्र मिले थे कंपनियां खरीदने के लिए, तो वो लोगों ने क्या किया, अपना अधिकार पत्र काला बाजारियों को औने पौने दामों में बेच दिया, क्योंकि लोगों को धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। अब जो रूस की मुद्रा है, जैसे अपने भारत की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया, वैसे रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, और रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से बहुत ज्यादा गिरावट आई। और आपको पता होगा जब किसी देश की मुद्रा में गिरावट आती है तो वहां की अर्थव्यवस्था है वो तहस महस हो जाती है। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा हुई कि लोगों की जमा पूंजी है जाती रही। लोगों ने जो पैसे इकट्ठे करके रखे थे वो भी धीरे धीरे जाने लगे। रूस में कुल 1500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे से ज्यादा शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया हो गई। अब रूस में उस समय लगभग 1500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे जो इस शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ, दिवालिया हो गई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को खाद्य वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जो लोग मिलकर खेती करते थे, सामूहिक खेती, वो प्रणाली भी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोगों को खाद्य वस्तुएं भी उपलब्ध
नहीं हो पा रही थी, यानी खाने पीने की चीज़ें भी लोगों को नहीं मिल पा रही थी। फिर रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। फिर रूस जैसे देश ने खाने पीने की चीज़ें दूसरे देश से मंगानी शुरू की। मित्रों, अगर कोई देश खाद्यान्न वस्तुएं दूसरे देश से आयात करता है, मंगवाता है, तो समझ लेना चाहिए उस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर आप खाने पीने की चीज़ें भी दूसरे देश से आयात कर रहे हो, मंगा रहे हो, तो आप समझ सकते हो उस देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई होगी, उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई होगी। तो रूस ने भी क्या किया, खाद्यान्न को दूसरे देशों से आयात करना, मंगाना शुरू किया। और रूस की जो सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं जीडीपी, वो भी अपने निचले स्तर पर आ गई। जीडीपी एक रेट होती है सकल घरेलू उत्पाद की, जितनी ज्यादा जीडीपी होती है इसका मतलब वो देश उतना ही ज्यादा विकास करता है। लेकिन उस समय रूस की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है बहुत अपने निचले स्तर पर आ गई। तो वो भी बताती है कि रूस की अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। और वो भी किस कारण से, इसी शॉक थेरेपी के कारण से। जनता को जो सरकारी सहायता मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई, जिससे ज्यादातर लोग गरीबी की अवस्था में आ गए। अब वहां की जनता को जो सरकारी सहायता मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई। अब सहायता मिलेगी भी कैसे? सरकार ने तो अपने जो भी अपनी कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, वो सभी लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को बेच दी, तो लोगों को सरकारी सहायता मिलनी बंद हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ? ज्यादातर लोग हैं वो गरीबी की अवस्था में आ गए, यानी ज्यादातर लोग हैं वो गरीब हो गए थे। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया। जो मिडिल क्लास वर्ग है वो भी समाज के हाशिए पर आ गया, यानी मिडिल क्लास वर्ग की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। और बौद्धिक कामों से जुड़े लोग तो देश छोड़कर बाहर चले गए। बौद्धिक वर्ग मतलब विद्वान है, कवि है, लेखक है, इन लोगों ने तो देश ही छोड़ दिया था। कई देशों में एक माफिया वर्ग जिसको कहते हैं जराइम पैसा लोग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। आप लोग जानते होंगे माफिया का अर्थ क्या होता है। तो इस कारण से सोवियत संघ के कई देशों में एक अलग ही वर्ग उत्पन्न हुआ, माफिया वर्ग, और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, फैक्ट्रियों, कल कारखानों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी जो सारी संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथों में चली गई थी। रूस में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ गई और आर्थिक असमानता फैल गई। जो रूस के अंदर अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए। इससे जो आर्थिक असमानता है वो भी ज़्यादा फैल गई थी और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सोवियत संघ के सभी देशों ने क्या किया? जल्दबाजी में अपने संविधान तैयार की। अब जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उनमें से जो कई गणराज्य थे, जो नए नए देश बने थे, उन देशों ने क्या किया? जल्दबाजी में अपना संविधान है वो तैयार किया था। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। रूस सहित अधिकांश देशों ने क्या किया? राष्ट्रपति को ही कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया और सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में सौंप दी थी। इससे क्या हुआ? जिससे संसद है कमजोर संस्था बनकर रह गई, क्योंकि सारी शक्तियां तो रूस सहित अधिकांश देशों ने सारी शक्तियां तो क्या किया? राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाकर और सारी शक्तियां तो राष्ट्रपति को सौंप दी। संसद के पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रही। जिससे क्या हुआ? संसद है केवल और केवल एक कमजोर संस्था बनकर रह गई थी। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। अब 1990 में तो रूस सहित अधिकांश देश नए नए बने थे, तो इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना सन 2000 में शुरू किया, यानी अपने देश को बनने के 10 साल बाद अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। अब रूस जैसे देश जो आज वर्तमान में विकसित देशों की श्रेणी में आता है, हम भारत की सरकार भी अधिकांश अपने हथियार हैं या अपने कई चीजें हैं वो रूस से खरीदती है वर्तमान में। और उसी रूस की हालत हम पढ़ रहे हैं कि 1990 में रूस की हालत क्या थी? अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, लोगों को खाद्यान्न वस्तु नहीं मिल पा रही थी। लेकिन रूस जैसे देशों ने अपने नया देश बनने के 10 साल बाद ही अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि रूस के अंदर खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसी बहुत प्राकृतिक संसाधन थे।
तो उनका निर्यात कर करके रूस ने वापस अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। और आज चीन, अमेरिका के साथ रूस की भी विकसित देशों की श्रेणी में गिनती आती है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। वर्तमान में रूस ले लो, कजाकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान, ये तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश है वो माने जाते हैं। तो इस प्रकार से रूस जैसे देशों ने अपनी बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो रूस जैसे देशों ने अपनी जो पूरी उनकी जो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, उस बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था को वापस रूस जैसे देशों ने पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो अभी हमने इस टॉपिक में पढ़ा था शॉक थेरेपी के परिणाम, कि शॉक थेरेपी के रूस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या परिणाम पड़े, बहुत भयंकर परिणाम पड़े। रूस जैसे देशों की अर्थव्यवस्था शॉक थेरेपी के कारण पूरी बर्बाद हो गई। रूस के पूरे बैंक दिवालिया हो गए और लोग है वो गरीबी की अवस्था में आ गए। लोगों को खाद्य वस्तुएं भी मिलनी भी बंद हो गई और रूस जैसे देशों ने खाद्य वस्तुएं भी दूसरे देशों ने मंगानी शुरू कर दी थी। लेकिन सन 2000 के बाद रूस ने वापस अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना शुरू किया और वापस उसको पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में रूस की गिनती विकसित देशों की श्रेणी में आती है। तो मित्रों, ये हमने दूसरे पार्ट का 7वां टॉपिक पढ़ा था, शॉक थेरेपी के परिणाम। इसके बाद के भी जो टॉपिक 3 टॉपिक और बचते हैं इस पार्ट के, 3 टॉपिक होने के बाद यानी 3 वीडियो आने के बाद ये अपना दूसरा पार्ट है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।